और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के रण की, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। और रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। विधानसभा में सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा। 2 सीटों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी से संजय भाटिया, कांग्रेस से क्रमवीर बोध और निर्दलीय सतीश नांदल मैदान में हैं। इनमें से 2 कैंडिडेट राज्यसभा जरूर पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कौन कौन से? एक भारतीय जनता पार्टी के माने जा रहे हैं, दूसरे कांग्रेस से होंगे या फिर निर्दलीय होंगे। इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इसी को लेकर के लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। संजय भाटिया को लेकर के कोई सवाल नहीं उठ रहा है। हालांकि राजनीति में अनिश्चितता बनी रहती है और इस सस्पेंस में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा जब परिणाम सामने आएंगे, तो ये देखना जो है वो दिलचस्प रहने वाला है कि क्या कुछ इस चुनाव में रहने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ चुनावों को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं रही हैं, उसी को देखते हुए इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग भी की जा सकती है या फिर वोट रद्द हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो क्या निर्दलीय के जाने के चांसेस बने हुए हैं या फिर क्या कुछ स्थिति रहेगी, उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कृष्ण शर्मा जी हैं कांग्रेस से, ओंकार जी हैं इनेलो से, और राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। रामराजी शर्मा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रुक कर लेता हूं सबसे पहले रामराजी शर्मा जी आपका ही, क्योंकि चर्चा में बाकी सभी बने हुए हैं, आप अभी जुड़े हैं। सबसे पहला कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं ब्रेक के बाद। क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार, एक भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक और एक को समर्थन बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। 2 उम्मीदवार मैदान में है। क्या उम्मीदें आपको, क्या दोनों राज्यसभा जा रहे हैं या फिर अभी एक पर सस्पेंस? देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं जी, और फिर आपकी बात का जवाब देता हूं जी। देखो, जहां तक संभावना है और संभावनाओं का खेल होता है, एक तो हमारा उम्मीदवार संजय भाटिया जी, एक हमारा समर्थित उम्मीदवार, ये 2 विजयी होंगे। और आंकड़ों का खेल आपको पता है, हमारे 48 एमएलए हैं, कांग्रेस के 47 हैं, नहीं सॉरी 37 हैं जी, और 3 निर्दलीय हैं और 2 इनलो पार्टी के जी। और जहां तक ये है, एक विजयी उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए, तो लिहाजा हमारे बचेंगे। और निर्दलीय ने उनका समर्थन किया है, 17 हमारे हो गए, 3 निर्दलीय हो गए। और जहां तक इनलो पार्टी का सवाल है, आज तक का इतिहास रहा है, चौधरी देवीलाल जी और ओम प्रकाश जी चौटाला साहब, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही रहे हैं। इनकी विचारधारा नहीं मिली कांग्रेस पार्टी से। और वैसे भी सतीश नांदल जी चौधरी देवीलाल जी की पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं, लिहाजा उनके अच्छे लिंक होंगे। और दूसरा, जहां तक बात है, जिस तरह से विकास की आंधी बह रही है, जिस तरह से पूरे देश में विकास हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से हम 4थे नंबर पर आ गए हैं, बहुत जल्दी 2रा 3रा नंबर पर आएंगे। और पहले हम हथियारों का आयात करते थे, अब हम निर्यात कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में आयात करते थे, क्या निर्यात करते थे, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने जो बात कही है शायद आप भूल गए हैं साल 2016 को इनेलो और कांग्रेस ने मिलकर के अपना उम्मीदवार उतारा था। भले ही वो हार गए थे, लेकिन मिलकर के उतारा था। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं गई इनेलो। मेरी बात अधूरी रहेगी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है, उनका प्रोफाइल है, उनका मिलने का तरीका है, वो कभी ये नहीं सोचते एमएलए कौन सी पार्टी का है, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। जायज काम के लिए किसी भी दल का एमएलए किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री के पास मिल सकता है। वो जायज काम सबके करते हैं, चाहे कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, एमएलए किसी पार्टी का हो। और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। इससे प्रभावित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की
कि व्यक्तित्व से, इनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर कांग्रेस के एमएलए आत्मा की आवाज पर वोट करेंगे। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है और इतिहास भी गवाह है। जैसे सुभाष चंद्र जी विजयी हुए थे और जैसे कार्तिकेय शर्मा जी विजयी हुए थे, तो वही इतिहास मेरे को हरियाणा दोहराता नजर आ रहा है। और जिस तरह से विकास की आंधी हरियाणा में चल रही है, विकास का रथ चल रहा है, हर एमएलए चाहेगा मैं भी विकास के रथ पर सवारी करूं और मैं भी हरियाणा के विकास में भागीदार बनूं, मेरा क्षेत्र का भी विकास हो। और मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए उनकी तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर रघुवीर खादान जी ने भी, कांग्रेस के जो विधायक हैं, बड़े सीनियर विधायक हैं, स्पीकर रहे हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी कार्यशैली की बड़ी प्रशंसा करी। भाई बेशक मैं विपक्ष की पार्टी का एमएलए हूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भाई बहुत बड़ी आदमी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उधर से सिरसा से एमएलए है, उन्होंने भी तारीफ करी थी कि भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया ना आएगा। ऐसे सिरसा के विधायक सरदार जी, ऐसे नारनौल की विधायक हैं इनकी, ऐसे वो शैली चौधरी जी विधायक हैं। तो लिहाजा सर तारीफ करना अलग बात है, काम करना भी ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि काम करना और तारीफ करना इससे आपको वोट मिल जाएगा? और जबकि आपने तो आधिकारिक तौर पर बीजेपी के तो उम्मीदवार है नहीं, वो निर्दलीय है, तो निर्दलीय उम्मीदवार है, वो तो बीजेपी समर्थन कर रही है ना। अगर इतनी ही आपको इतना ही भरोसा था अपने काम पर और इतनी तारीफों पर कि वो वोट में भी तब्दील हो जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी से उतार देते अपने मैदान को। देखो मैंने आपको बताया जी, आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों के खेल के अनुसार 31 एमएलए चाहिए जी, 31 वोट चाहिए एमएलए के। तो उस लिहाज से भाई कांग्रेस के 37 हैं विधायक, हमारे 48 हैं। उस लिहाज से तो आधिकारिक तौर पर तो हम एक ही कर सकते हैं। हमारे 17 वोट बचेंगे 17 एमएलए के। तो उस एंगल से भाई 3 निर्दलियों ने उनका समर्थन कर दिया। और जहां तक उम्मीद है बहनलो पार्टी का भी झुकाव उनकी तरफ जरूर रहेगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं। उस एंगल से मैं कह सकता हूं कि सतीश नांगल जी विजय रहेंगे, क्योंकि आत्मा की आवाज पर भी वोट डाले जाते हैं। ऐसा नहीं है ये थोपा हुआ उम्मीदवार है करमबीर बोध, क्योंकि इसको जानते नहीं। इनके एमएलए खुद कह रहे थे कि भाई हम तो जानते नहीं कौन करमबीर बोध है, और जो हमारे नेता को नेता नहीं मानता हम उसको नहीं जानते। तो उस कहीं न कहीं एमएलए की आत्मा में ये दिक्कत है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही। क्योंकि जिस तरह से काम कर रही है हमारी सरकार, जब एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था, कांग्रेस ने विरोध किया था, वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी उसके खिलाफ। तो हमारे एमएलए की, इनकी कांग्रेस वाले एमएलए की भावना आहत हुई थी, इनकी आत्मा आहत हुई थी, क्योंकि आत्मा तो इनकी भी जुड़ी हुई है। भाई भगवान राम मंदिर का निर्माण कार्य हो, और जिस तरह से इनको बाहर भेजा गया है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को शक है क्रॉस वोटिंग का, और फिर उनके मोबाइल जमा करा दिए, तो उनकी भावना तो आहत हुई है, उनका मन तो ये आहत होया है। ठीक है, उस एंगल से मैं कह सकता हूं कि वो आत्मा की आवाज पर वोट करेंगे, और एक हमारे समर्थन से निर्दलीय और एक हमारा, दोनों विजयी होंगे। और जनता भी यही चाह रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, प्रदेश में हमारी सरकार बनी। ठीक है सर, जनता का आशीर्वाद से बनी। क्या आत्मा की आवाज सुनेंगे कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय को समर्थन करेंगे? देखिए भाजपा का प्रवक्ता जिस तरह से ये गुणगान कर रहे लाल साड़ी लाड़ा साड़ी, अरे भाई 2 सीट है राज्यसभा की, 2 सीट है, और बीजेपी के 2 कैंडिडेट है, कांग्रेस का 1 कैंडिडेट है। अब बीजेपी फैसला करे कि वो 2 में से किसको बढ़ाएगी, मालदार को बढ़ाएगी, पैसे लेके बढ़ाएगी, या संजय भाटिया ने तो अपने इसमें इनकम में बहुत पैसे कम दिखाए हैं, सतीश नांदल ने करोड़ों रुपये दिखाया, कई करोड़ों को, तो ये करोड़ों लेने वाली पार्टी क्या संजय भाटिया को बढ़ा देगी? कभी ये मेरे तो ये दिखाई दे रहा है मौजूद, ये भाजपा वाले जो अपना खेल इसमें ना खेलते, ये
ये सतीश नांदल को वोट दे दो और संजय भाटिया पे अपना 5-10 वोट पड़ जाए, क्योंकि इन्होंने पैसे किए, ये किसी के हमदर्द लोग नहीं है। ये तो पानी पी के पहुंचने वाले और रोने वाले लोग हैं, बेचारे लोग हैं। ये तो मतलब इनके बारे में कोई तुलना हिंदुस्तान में बने नहीं। अरे भाई लोकतंत्र का खेल था, जब 2 सीट थी, एक कांग्रेस के जाती थी, एक भाजपा को जाती थी, तीसरा तमाशा करने की क्या आवश्यकता थी? अभी लोग बात पिछले 2 चुनावों की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ ना आप, इनका क्या खेल होता है, क्या होता है? इनसे एक दूसरे ने पहले अपने आप बदल दिया। इन्होंने सरकार किसकी थी, सिस्टम किसका था? इन्होंने नीली प्रदेश को उसको हरवाया और कांग्रेस के कार्तिक के शर्मा बना। ये भी बिल्कुल ही इन्होंने मतलब विश्वासघात करने की बात ही होती है, और ये मतलब एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। नेतृत्व की दवाई के बड़े राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की बात करने वाले, इन्होंने शर्म नहीं आती भाजपा ने? ये राम के अनुसरण को, आचरण को छोड़ रहे हैं। राम के आचरण को अगर इन्होंने निभाना है एक भाई के, एक देश की प्रजा के प्रति, तो क्या ये छल कब सिखा रहे हैं देश को? ऐसे खरीदा जाएगा देश को आने वाले समय? इनसे आने वाली पीढ़ी क्या वो लेगी? मैं आपको बता देता हूँ सर, हमारे विधायक पुलिस से मुस्तैद है, और मैं ये भी बता देता हूँ आपको, जो हमारे आजाद कैंडिडेट हरियाणा के, वो अपना भविष्य कांग्रेस में देखते हैं, और वो कहीं न कहीं मैं बता देता हूँ, वो भी खेला होने वाला 1-2। और भाजपा के भी कई लोग जो कांग्रेस में से गए हुए हैं, कांग्रेस की तो जमात है, भाजपा के पल्ले है क्या? भाजपा तो नहीं, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि बाकी जो अन्य या ये निर्दलीय या दूसरे दलों के जो विधायक हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको आधार बता दूंगा। भाजपा ये बता दे कि इन्होंने दूसरा कैंडिडेट किस आधार पर उतारा, ये बता दे। मैं अपना आधार बता दूंगा। नहीं, वो तो पिछला इतिहास सबको मालूम है, उसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना सर। चाहे कोई राजनीतिक विश्लेषक हो या आप ही के नेता हो, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, चलो बीजेपी को छोड़ देते हैं एक बार के लिए। आप ही के नेताओं में ये आवाज उठ रही है कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग करेगा तो मैं राहुल गांधी से निवेदन करता हूं कि वो उनको पार्टी से तुरंत निष्कासित करें, बर्खास्त करें। इस तरह की बातें आप ही की पार्टी में उठ रही हैं, आप ही के नेता कह रहे हैं। ये तो देखो, एक सामान्य कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार कार्यकर्ता कुछ भी बोल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी लीडरशिप प्रदेश में मजबूत है और सेंटर में मजबूत है। हमारी लीडरशिप वहाँ सतर्कता बनाए हुए है, और क्योंकि सतर्कता की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आप इस बात को समझिए, आप इस सबक पर बहस कीजिए। भैया ऐसी नौबत, ऐसे हालात पैदा क्यों किए भाजपा ने? कि अपने विधायकों को, भाजपा वाले अपने विधायकों को वहाँ कैद कर रखे इन्होंने होटल में, और हमारे विधायक तो चलो वहाँ अपने पुखरी वहाँ पे अपनी सरकार है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं और आपके ऐश करने के लिए गए हैं, सैर करने के लिए गए, घूमने गए हैं। अरे इतने पुलिस की चौकसी में अगर विधायकों को आप ये कह रहे हैं कि सैर कर रहे हैं, वो ये कैसे सर आप कह सकते हैं? बल्कि बीजेपी के विधायक मीडिया में आकर के बातचीत भी कर रहे हैं, अपने अपने घरों पर जाते हुए भी नजर आए। वहां पर हमने सब तस्वीरें दिखाई हैं सर। ऐसे दूध को छुपके में रखा जाता है। दिल्ली से तो डर लगता है ना, दिल्ली झपटा मार देती है। ये झपटने वाले लोग हैं, इनको जो इनकी जब किसी पे ना पड़े, इनकी काली छाया किसी पे ना पड़े, ये तांत्रिक करने वाले भी लोग हैं। क्योंकि ये लोग बड़े तंत्रवादी लोग हैं, और इनके पास कोई अच्छे जवाब चाहिए। कोई चुनाव मुद्दों में लड़ते हैं, वो कोई तत्कालीन मुद्दे पकड़ देते हैं। राहुल गांधी ने कहा, फलानी पार्टी ने ये कहा, गाजर 2014 के बाद जो भी चुनाव हुआ, गाजर मूंग की तरह सब्जी मंडी में बोलने लगाते हैं बातों की। कोई मुद्दों में अगर इतने राम मंदिर में लीजिए, वोट लीजिए, मांगिए। राम मंदिर में क्या योगदान है? राम मंदिर की दुआई देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, यूजीसी लागू की तो उसका समर्थन करना चाहिए ना, टेलीविजन पे अपने डिबेट में बैठ के। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की, इनका क्या योगदान है किसी चीज में? बोलिए। वहाँ 200 मंदिर खत्म कर दिए कॉरिडोर में, और ये कहते हैं कि हम मंदिर बनाते हैं। काशी का विध्वंस कर दिया इन्होंने। ये जो आपने एक बात कही थी, मैं उस बात पर आपका जवाब चाहता हूँ। आपने जो बात कही है कि बाकी जो अन्य लोगों से भी आप उम्मीद कर रहे हैं, निर्दलीय से या दूसरे दलों के विधायकों से, मैं वो पूछ रहा हूँ कि वो आपको किस आधार पर वोट करेंगे, आपको क्यों ऐसी उम्मीद है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको आधार दे दूंगा।
ये बताइए ना, दूसरा कैंडिडेट क्यों उतारा, बता तो दिया। उनके पास क्या क्या आधार है? हाँ। पूरे देखो, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमसे भी विधायकों ने पता भी आने वाली पार्टी है, अब की बारी आ गई थी, रिपोर्ट चोरी से बन गई सरकार इनकी, आगे भी आएगी, उन्होंने अपने भी विषय, यानी अगली बार सरकार कांग्रेस की आएगी, इस उम्मीद में कोई दूसरे विधायक जो हैं वो आपको समर्थन कर सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। मैं इस पर भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रुक कर लेता हूँ ओंकार जी का। ओंकार जी, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि मैं एक बड़ी खबर की ओर रुक कर लेता हूँ। किसी भी पल हिमाचल से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे कांग्रेस के विधायक। अभी हिमाचल में धर्मपुर के रमाड़ा होटल में ठहरे हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए हिमाचल से वापस आएंगे कांग्रेस के विधायक। हिमाचल में वोटिंग प्रशिक्षण के लिए शिफ्ट हुए थे कांग्रेस विधायक। किसी भी पल हिमाचल से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे कांग्रेस विधायक। फिलहाल धर्मपुर के एक रमाड़ा होटल में ठहरे हुए हैं और वहां से अब से कुछ ही देर में रवानगी होगी कांग्रेस विधायकों की, क्योंकि मौसम भी खराब हुआ था कल, तो उसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें थी कि अगर मौसम खराब रहता है तो कैसे वापस पहुंचेंगे विधायक। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि कसौली उनको शिफ्ट किया गया और यहां पर फिलहाल ठहरे हुए हैं कांग्रेस के विधायक। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ रमाड़ा होटल में वो ठहरे हुए हैं और यहां से कुछ ही देर में रवाना होंगे। हरियाणा न्यूज पर लगातार वहां कवरेज आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का आज दिन है और 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से अपने विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट किया गया, कभी शिमला ले गए, कभी कुफरी ले गए, कहीं चायल घुमाने ले गए और फिर कल रात यहां विधायकों को शिफ्ट किया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती कांग्रेस विधायकों की सुरक्षा में वहां पर की गई है और अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया कांग्रेस विधायकों को। फिलहाल कांग्रेस विधायक धर्मपुर में यहां इस रमाड़ा होटल में मौजूद हैं। यहां से किसी भी वक्त अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे चंडीगढ़ के लिए। और हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ओंकार जी, मैं आप ही का रुख कर रहा था कि क्या आपको लग रहा है जो बातें कही जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, दोनों तरफ से आप को लेकर के कहीं ना कहीं इनेलो को लेकर के ये नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी उम्मीदें जो है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। कोई डायरेक्ट कह रहा है, कोई इनडायरेक्ट कह रहा है। कहीं ना कहीं इनेलो के 2 विधायकों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है इनेलो के सामने भी। बेशक अगर नंबर्स देखे जाएं सीधे सीधे तो भले ही एक बार के लिए इनेलो की कोई उपयोगिता भी नजर यहाँ पर ज्यादा नहीं नजर आ रही है, लेकिन अगर क्रॉस वोट होती है, वोट रद्द होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जरूर एक एक वोट महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 वोट है इनेलो के पास। बिल्कुल हितेंद्र जी, हमारे 2 वोट की उपयोगिता उसी परिस्थिति में पता लगेगी अगर क्रॉस वोट होती है, और ये सब कुछ कांग्रेस पर डिपेंड है। अगर कांग्रेस के साथी क्रॉस वोटिंग करते हैं, एब्सटेन करते हैं या फिर वोट खराब करते हैं, तो इन 2 वोट की उपयोगिता होगी। अदरवाइज तो कांग्रेस का 1 सदस्य और बीजेपी का 1 सदस्य लगभग तय है। और मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के प्रवक्ता एक नया शगुफा लेके आए हैं, आत्मा की आवाज। क्या आत्मा की आवाज कांग्रेस की होती है? क्या आत्मा की आवाज बीजेपी की नहीं है? क्या बीजेपी के विधायक नहीं देखेंगे 2014 से लेके अब तक, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, देश और प्रदेश का सत्यानाश कर दिया इन्होंने? क्या ये नहीं देखेंगे कि नोटबंदी में कैसे लाइनें लगाई, फिर कोरोना में कैसे जनता का पागल बनाया और ताली और थाली बजवा दी? ये नहीं देखेंगे? क्या ये नहीं देखेंगे किसान के लिए 3 कृषि बिल लेके आए, 750 से अधिक किसान कुर्बान हो गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आके हाथ जोड़े और बिल वापस ले लिए? क्या बीजेपी की आत्मा की आवाज नहीं है? क्या बीजेपी के जितने विधायक हैं इनकी आत्मा मर चुकी है? बहुत अजीब बात है, ये बातें नहीं चलती। राजनीति है, राजनीति में नंबर गेम चलती है। और आत्मा की आवाज तो ये कहती है कि जो विधायक जिस पार्टी से टिकट लेके आया है उस पार्टी के आदेश को मानना चाहिए। आत्मा की आवाज। क्या आत्मा की आवाज बेईमानी करना सिखाती है? क्या आत्मा की आवाज कहती है कि अपनी पार्टी से धोखा करो, फ्रॉड करो? ये वही कह सकते हैं जिनकी नस नस में धोखा और फ्रॉड घुसा हो। ये बीजेपी वालों की नस नस में घुस चुका है। ये हर तरीके से बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के किसी भी तरीके चुनाव को जीतना चाहते हैं। ये व्यवस्थाएं जनता देखती है और जनता पे इन व्यवस्थाओं का दूरगामी प्रभाव होता है। एक बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही
और हमेशा ही कहते हैं कि इनेलो कांग्रेस के विरोध में। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था उसकी पहली मीटिंग जींद में हुई थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अध्यक्षता में। हमने कोशिश की थी कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन कांग्रेस के हरियाणा के भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपिंदर सिंह हुड्डा, बापू बेटे की जोड़ी ने इनेलो को इंडिया गठबंधन से वंचित रखा। नहीं तो हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते। और इनेलो का मात्र एक विधायक था, चौधरी अभय सिंह चौटाला। इन्होंने किसान बिल लागू किए, एक विधायक ने पूरे भारत में इस्तीफा दिया था। अगर हम बीजेपी के साथ ही जाने वाले होते तो इस्तीफा क्यों देते? और आज भी मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, चौधरी अभय सिंह चौटाला बीजेपी के साथ नहीं है और ना ही जाएंगे, क्योंकि हम अपनी अलग एंटिटी है, हमारी अपनी विचारधारा है। और हम तो बीजेपी के साथ कभी गए ही नहीं। 2014 से पहले आप देख लीजिए, बीजेपी हमारे पास आई है, बीजेपी का समर्थन हमारे को मिला है। 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कोई एक मौका बता दीजिए हमने बीजेपी का समर्थन किया हो? हमने नहीं किया बीजेपी का समर्थन। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, ये हर बात पे कहते हैं चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तीसरी बनने जा रही है, दूसरी बन जाएगी। अरे पहली बन जाएगी, क्या अमीर हो जाएंगे? शर्म करो, सारे 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है और आप जीडीपी की बात करते हो। जीडीपी का मतलब पता है आपको? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हमारी 150 करोड़ की जनसंख्या है, एक व्यक्ति एक वर्ष में जो प्रोडक्ट पैदा करता है, 150 करोड़ व्यक्ति वो प्रोडक्ट कितना पैदा करेंगे, उसको जीडीपी कहते हैं। पता तुम्हारे को कख भी नहीं, अकल तुम्हारे को है नहीं। अब जीडीपी 150 करोड़ लोगों की जीडीपी और 12 करोड़ लोगों की जीडीपी जर्मनी की, क्या दोनों बराबर होंगी? क्या असमानता में समानता ढूंढोगे? बहुत अफसोस की बात है। आज अगर बात करना चाहते हो विश्व लेवल पर, आप बताइए कि भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है और अमेरिका जापान की कितनी है? आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। आप जीडीपी को आधार मान रहे हो। जीडीपी में तो जनसंख्या जिसकी ज्यादा है उसकी जीडीपी ज्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज बात कीजिए कि हमारे देश में भुखमरी का सूचकांक क्या है? ठीक है, इन मुद्दों पर भी ओंकार जी हम लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन आज बात इस बात को लेकर के है कि 3 उम्मीदवार हैं, उनमें से 2 कौन से जा रहे हैं राज्यसभा, हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। यादव जी, मैं आपका रुख करता हूँ। लगातार आत्मा की आवाज बात पूरी कर लो, जितेंद्र जी अपनी बात पूरी कर। ठीक है ओंकार। देखिए, बीजेपी कहती है कि दूसरा उम्मीदवार भी इनका जीतेगा। अगर तुम्हारे को इतना ही विश्वास था तो दूसरे को भी सिंबल पे खड़ा कर देते ना। आजाद क्यों खड़ा किया फिर आपने? बहुत अफसोस की बात है। कहते हैं मुख्यमंत्री के कार्यों की प्रशंसा की जाती है। प्रशंसा करना अलग चीज है, वोट डालना अलग चीज है। और ये बार बार कहते हैं सभी एमएलए का काम करते हैं, कोई एहसान करते हो? लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली में जो व्यक्ति, जो विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसके क्षेत्र का विकास होना चाहिए। क्या आप समान विकास में विश्वास नहीं रखते? अगर आपकी भावना ऐसी है, जनता देख रही है कि आप क्या कुछ कहते हो, जो मुंह में आता है बोल देते हो। कम से कम ये तो देखिए, जितने विधायक हैं उनके क्षेत्रों में विकास कार्य होने तो जरूरी है। अगर आप विकास कार्य करते हो तो क्या एहसान करते हो जनता के ऊपर? क्या उस एमएलए पे एहसान करते हो? ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी है। ठीक है जादौन साहब, एक बात बार बार कही जा रही है, दोहराई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, लोकतंत्र में विश्वास नहीं। एक राजनीति में पुरानी कहावत है, साम दाम दंड भेद। ये मुझे लगता है शायद आजादी से भी पहले की, बहुत पहले की बल्कि ये लाइन है, शायद चाणक्य जी की लाइन है। तो क्या राजनीति में साम दाम दंड भेद, और वैसे भी राज्यसभा चुनाव में जो बातें कही जा रही हैं, कांग्रेस के इतने नंबर्स, बीजेपी के इतने नंबर्स, कांग्रेस को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस में ही टूट हो सकती है, टूट तो बीजेपी में भी हो सकती है, लेकिन सवाल नहीं उठ रहा है बीजेपी को लेकर के। जादौन साहब, ऐसा है कि बीजेपी की तो संख्या काफी है जी। देखो, चुनावी गणित क्या है वो समझने की जरूरत है जी। विधायक जो है वो ही राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं जी, और जिस दल की विधानसभा में जितनी प्रेजेंस है उसके हिसाब से वो अपनी ताकत रखते हैं, अपने प्रत्याशी को जिताने की क्षमता उनकी होती है। तो अभी जो है हरियाणा में जो सीटों की संख्या और पूरे विधायकों की संख्या के हिसाब से एक कैंडिडेट की जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत है। 31 वोट का मतलब है 31 विधायकों के मत की जरूरत है।
अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास तो काफी बड़ी संख्या है ना, उनके पास तो 21 के अलावा 48 है, मुख्यमंत्री और स्पीकर समेत 48 मेंबर है उनके पास। अगर टूट फूट भी होगी तो कितनी होगी? 21 तो मिल ही जाएंगे उनको वोट। अगर आप ये आशंका भी बना रहे हैं कि कांग्रेस भी कुछ कर सकती है, कोई कमाल दिखा सकती है तोड़फोड़ का, या निर्दलीय इधर भी तोड़फोड़ कर सकता है, लेकिन निर्दलीय इधर तोड़फोड़ क्यों करेगा? उन्होंने को तो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मिल ही रहा। 17 विधायक जो स्पेयर है वो जो है वोट देंगे ही निर्दलीय इनको, सतीश नादल को। रिस्क तो कांग्रेस में ही है, उनके 37 विधायक है और उनको 21 वोटों से करमवीर बौद्ध को जिताना है। अब वो किस तरह से खींचतान हो सकती है सतीश नादल निर्दलीय और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध के बीच में? मैं आऊंगा आपके पास, बात आपकी पूरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर रहे थे एक बड़ी खबर की ओर। विधायकों के साथ कांग्रेस के कई सांसद भी मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र भी विधायकों के साथ लगातार मौजूद हैं जब से वो हिमाचल में शिफ्ट हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायक हिमाचल से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। ताजा अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विधायकों के साथ कांग्रेस के कई सांसद मौजूद हैं। सांसद जयप्रकाश मौजूद हैं, सतपाल ब्रह्मचारी भी साथ में मौजूद हैं। दीपेंद्र हुड्डा लगातार उनके साथ वहां पर बने हुए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र विधायकों के साथ मौजूद हैं। प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी वहीं पर बताया जा रहा है कि वो भी साथ में ही थे। विधायकों के साथ कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद हैं, वो भी वहां से उनके साथ आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, ताजा अपडेट। फिलहाल 9 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और अब हिमाचल से चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो चुके हैं कांग्रेस के विधायक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट किया गया था। क्रॉस वोटिंग का डर और भी तमाम जो जोड़ तोड़ की राजनीति से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए ये रणनीतिक चाल जो है वो चली और सभी विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट करके वहां पर एकजुट करके रखा। और अब ये ताजा अपडेट जो है वो सामने आया है, क्योंकि एक एक वोट अहम है, तो ऐसे में सभी विधायकों को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अब तक नजर आ रही है। लेकिन चुनाव में वोटिंग में क्या कुछ नजर आएगा ये तो अब जब परिणाम सामने आएंगे तभी पता चलेगा। और इसी पर हम ज्यादा बातचीत भी कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां कांग्रेस विधायक वहां से रवाना हुए हैं और अब से पहले वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे, प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे या क्रॉस वोटिंग के डर से गए हुए थे। ये तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस के विधायक जाने। लेकिन फिलहाल वोटिंग के लिए वहां से रवानगी कांग्रेस विधायकों की हो चुकी है और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कर रहे थे जादौन साहब। हाँ, देखिए ऐसा है तो सवाल ये है कि 21 वोटों की जरूरत है एक कैंडिडेट की जीत के लिए जी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट है, एक कांग्रेस का है। कांग्रेस के पास अपने 30 वोट क्या 37 है, संख्या बल पूरा है अपने कैंडिडेट की जीत के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास भी जितनी जरूरत है उससे 17 वोट ज्यादा है, लेकिन वो 17 वोट तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है ना। सतीश नादल को तो स्वाभाविक रूप से उनके समर्थन से ही 17 वोट एक्स्ट्रा मिल ही रहे हैं। अब उनको जरूरत है बाकी और अपने 21 वोट पूरे करने के लिए, तो वो जो है जब उनको भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मिल ही रहा है तो अब ये खतरा तो कांग्रेस को ही ज्यादा है कि वो कांग्रेस में कोई सेंध लगा दे। कांग्रेस को तो उधर भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनको तो जो है पूरा अपना संख्या बल पूरा है। उनको पूरे जो है अगर वो लगाते भी है और अपने फेवर में अगर वोटों को तोड़ते भी है तो उनको फायदा क्या होना है? 21 वोट में उनका कैंडिडेट जीत ही रहा है। अब सवाल यही है कि सतीश नादल को जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो उनको मिल ही रहा है, उनको तोड़फोड़ अगर करनी है तो वो कांग्रेस की तरफ झुकेंगे। और मैं ये समझता हूं कि डाउट सबसे ज्यादा इसलिए है कि 2 बार का इतिहास कि 2 बार निर्दलीय भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया। 2 बार का ये रिकॉर्ड बना हुआ है। और तीसरी बार जब कैंडिडेट अगर आया निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से तो उसने अपनी जीत की संभावनाओं का आकलन तो किया होगा कि मुझे वोट कहां से मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ आधार तो होगा। नहीं तो देखिए कोई ऊपर से छलांग लगाएगा तो पैराशूट लेकर ही तो छलांग लगाएगा।